नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब मंच में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन है। आपके बीच में जेएनयू के रिसर्च स्कॉलर अमित जी उपस्थित हैं। आज हम दोनों लोग एक नए विषय पर चर्चा और परिचर्चा करेंगे। बातचीत हम लोग अक्सर करते रहते हैं, आप लोग जानते भी हैं कि हम लोग नया नया मुद्दा उठाते रहते हैं कि जो हमारे अपने लोग हैं उन तक कुछ न कुछ सूचनाएं पहुंचाते रहें और हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो देखते हैं कि आज का जो हमारा विषय है महिलाओं पर। हम सब जानते हैं कि महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों का कितना सदुपयोग हो रहा है और कितना दुरुपयोग हो रहा है, ये बात अमित जी आप जानते हैं कि सच में जो महिलाएं हैं जिनको सच में न्याय मिलना चाहिए और उसकी वो अधिकारी हैं, तो उन महिलाओं को न्याय तो मिलता है लेकिन उसकी आड़ में कुछ महिलाएं उन अधिकारों का दुरुपयोग करती हैं। तो इसी विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अमित जी, हमारा आपका पुनः हमारे इस यूट्यूब मंच में स्वागत है। धन्यवाद ये मौका देने के लिए कि आज आपने एक नया विषय चुना और काफ़ी रिलेवेंट विषय चुना जिस पे जनरली बातचीत आदमी खुल के नहीं करता है। तो इस मुद्दे को लाने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग आज एक नए मुद्दे पर नए आप कहें कि एंगल पर बात करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। शुक्रिया अमित जी आपका। तो देखते हैं कि पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। अमित जी, आप मुझे ये बताएंगे कि संविधान में महिलाओं के विभिन्न अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? क्या मतलब जो अधिकार ये दिए गए हैं वो सच में हमें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं? इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? ये बहुत ही रिलेवेंट सवाल है और हम लोग पिछले वीडियो में भी डॉक्टर इनकी और हमने प्रयास किया कि जो महिला दिवस है, महिला दिवस को हम क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं। इसके साथ साथ जो बनारस की निंदनीय और शर्मनाक घटना हुई एक बच्ची के साथ, उस पर भी हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि ये जो हो रहा है, और अगर हम कहते हैं भारत में कानून का शासन है, संविधान का शासन है और कानून और संविधान सबको बराबरी का अगर हक देता है, तो किसी भी महिला के साथ, किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी छात्रा के साथ इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, जो अपराध मतलब हम जब सोचते भी हैं तो आपका शरीर सिहर उठता है कि क्या ऐसे अपराध 21वीं सदी में हो रहे हैं जहां पर लैंगिक भेदभाव को पूरी तरह से संविधान ने नकार दिया है। मतलब सबकी समानता की बात करता है। और आज जब हम 75 साल संविधान के लागू करने के मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2047 तक हम एक विकसित भारत बनाएंगे और संविधान का 100 साल हम पूरा करेंगे, तब ये बात सोच करके डर लगता है। ये सोचने पर हम मजबूर होते हैं कि क्या सही में महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिला है। और ये सवाल जो आपका है, ये सवाल वहां तक ले जाता है कि क्या संविधान केवल आदर्शवाद का नमूना हो गया है क्या? मतलब एक रोमांटिसिज्म, रोमांसवाद जिसको हम कहते हैं, क्या वो बनकर रह गया है क्या? जिसके संविधान में समानता और आदर्श और जस्टिस की बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं प्रस्तावना में और उद्देशिका में और फंडामेंटल राइट्स में, लेकिन जब हम उसकी सामाजिक सच्चाई के स्तर पर आते हैं तो सीधे नज़ारा उसके उलट दिखता है। मतलब एक तरफ जब समानता संविधान की बात करता है तो समाज के अंदर क्या प्रैक्टिसेज हैं असमानता वाली। हमको नहीं लगता, निश्चित तौर पर महिलाओं के अधिकारों में इजाफा हुआ है, उनकी संख्या बढ़ी है, एडुकेशन में उनकी संख्या बढ़ी है, बाकी जगहों पर उनका प्रतिनिधित्व भी अब दिख रहा है। वो अब प्रोटेस्ट कर रही हैं, कोई घटना हो रही है तो रिपोर्ट लिखवा रही हैं, शासन प्रशासन में भी उनकी भागीदारी बढ़ी है। लेकिन उसके क्रम में आप एनसीआरबी का डेटा उठा के देखें तो उसी क्रम में उनके साथ होने वाले अपराधों की जो मोमेंटम है, मात्रा है, वो भी बढ़ती जा रही है। रेप की घटनाएं, वही नहीं, वो रेप की तो सब पुराने तरह की घटनाएं हैं, अब तो साइबर क्राइम उनके साथ हो रहा है, सर्विलेंस उनके ऊपर एक तरह से वो जिसको वोयूरिज्म के नाम से 2012 के बाद उसको रखा गया है, उनके एक्टिविटी पे किस तरह से वो रखा जा रहा है।
तो पोर्नोग्राफी का एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, उनके खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे वो असर्ट कर रही हैं वैसे वैसे उतने ही फोर्स के साथ उनके खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि संविधान के आदर्शों और सामाजिक व्यवहारों और विचारों में कितना खाई पैदा हो गया है। और अगर ये खाई पैदा हुआ है तो शायद संविधान अपने उद्देश्यों को पूरा करने में और खास करके महिलाओं के प्रति उसका जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने में असफल होता दिख रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। 1 मिनट मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगी। जैसे कि आपने कहा कि संविधान में इतने इनको कानून इनके लिए बनाए गए हैं, महिलाओं के लिए, और उनके अधिकारों की बात की गई है, तो वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन पुरुष समाज के जो पुरुष वर्ग है, इतना शिक्षित होने के बाद, सब कुछ होने के बाद, महिलाओं के प्रति उनकी सोच अभी भी नहीं बदली है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, और इसके पीछे का जो कारण है जिसे मैं समझने का प्रयास करता हूँ, और जनरली ये बात मैं बोलता भी हूँ कि जो ये समाज है, जब तक समाज की संरचना में बदलाव नहीं होगा तब तक संविधान अच्छा हो जाने से, जैसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा था कि संविधान एक आईना है, वो आईना दिखाता है, और ये आईना जो दिखा रहा है समाज का या जिस आदर्शों को पूरा करने की बात कह रहा है, वो पूरा तब होगा सही मायने में जब उसको चलाने वाले उन आदर्शों के प्रति अपने आप को समर्पित करेंगे। ठीक है, लेकिन समाज जो आपका भारतीय समाज है, वो समाज एक तरह से कहें तो उसकी संरचना में ही पितृसत्तात्मक सोच विद्यमान है। और एक बात ध्यान रखिएगा कि पितृसत्तात्मक समाज की जब हम बात करते हैं, पुरुष प्रधान समाज की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं, शक्ति की बात कर रहे हैं। और इसमें, इस सिस्टम के अंदर, इस संरचना में पुरुष जो है अपने आप को विशेषाधिकार वाला मानता है। उसका सोच ये होता है कि महिला हमारी गुलाम है। ठीक है, महिला एक वस्तु है, अगर वो बीवी है, बहन है, तो वो हमारे हिसाब से चलेगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, चाहे कुछ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो ये संरचना है, इस संरचना में आप कितना भी पढ़ लिख जाइए, अगर उस संरचना और उस मनोविज्ञान में बदलाव अगर नहीं होता तो कोई भी शिक्षित व्यक्ति नहीं चाहेगा, वो पुरुष खास करके, क्योंकि पुरुष को तो सत्ता मिली हुई है ना, पावर का मतलब यहाँ सत्ता है, उसकी सत्ता है समाज में, और सत्ता कोई छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो। आप इंडिया में देख लीजिए, घर परिवार में देख लीजिए, अगर कोई पुरुष अशिक्षित भी है ना, तो ये कहता है कि हम पुरुष हैं, इस वजह से महिलाओं को हमारे हिसाब से काम करना चाहिए। यहाँ शिक्षा से बहुत बड़ा संबंध नहीं है, यहाँ सत्ता से है। और अगर ये सत्ता पुरुषों के पास है तो वो चाहते हैं कि ये सत्ता हम हमेशा एक्सरसाइज करें। क्या फर्क पड़ता है हम शिक्षित हैं या अशिक्षित? तो ये वजह है, वो अपनी सत्ता गंवाना नहीं चाहते। अगर संविधान के हिसाब से चलेंगे तो निश्चित तौर पर ये समझ लीजिए कि संविधान इतना क्रांतिकारी है कि दोनों जेंडर को ये बराबरी की बात करता है। जैसे ये बराबरी लागू होगा तो पुरुषों की सत्ता खत्म। और क्या पुरुष ये चाहेगा? कभी नहीं चाहेगा। और इसकी एक लंबी लड़ाई, इसीलिए कहा जाता है कि संविधान अपने आप में एक लंबी लड़ाई का जो है आदर्श पेश करता है। और उस लंबी लड़ाई को लड़ने के लिए, बराबरी का समाज बनाने के लिए, पुरुषों को भी अपना भी विशेषाधिकार खोना पड़ेगा, जो कि कोई भी पुरुष या पुरुषवादी सोच वाला व्यक्ति, हम किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, पुरुषवादी सोच वाले व्यक्तियों की हम बात कर रहे हैं, या पुरुषवादी सोच की बात कर रहे हैं, जब तक उसमें बदलाव नहीं होगा तब तक सामाजिक समानता, महिलाओं का जो संविधान का एक उद्देश्य है, वो निश्चित तौर पर पूरा नहीं किया जा सकता है। इसी कड़ी में एक प्रश्न हमारे जहन में और चल रहा है कि जैसे कि किसी के घर में, या मान लीजिए हम लोग हैं, भाई बहन हैं, दोनों भाई बहनों को शिक्षा बराबर दी जाती है, और अगर वहाँ पर लड़की अपने अधिकारों को ज़्यादा समझती है या वो उस पर चर्चा करती है, तो उसको ये क्यों कह के उसका मुंह बंद कर दिया जाता है कि आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया गया है, तो मतलब आप अपने आगे किसी की नहीं सुनती है क्योंकि आपको ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया गया है। यही बात लड़कों को क्यों कोई नहीं कहता है कि आपको इतनी शिक्षा दे दी गई है कि आप किसी की बात नहीं मानते हो?
तो इसको आप कैसे देखते हैं? हमेशा लड़कियों को कहा जाता है कि तुमको इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा दिया है तो इसलिए तुम किसी की बात नहीं मानती हो, क्योंकि वो अपने अधिकारों के बारे में जान रही है, अब उसके अंदर इतना विवेक और समझ आ गया है कि वो अपनी बात को कह पा रही है। तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? आपने बहुत ही फैंटास्टिक सवाल किया, जिसे मैं सुनना भी आपसे चाहता था कि ऐसा सवाल आए। ठीक है, दो चीज़ यहाँ समझना है। जी। किसी परिवार में पुरुष हो चाहे महिला, जब हम कहते हैं पुरुषवादी समाज, ठीक है, तो पुरुषवादी समाज संस्कृति के माध्यम से, तौर तरीकों के माध्यम से, जिसको हम कल्चराइजेशन इंग्लिश में कहते हैं, संस्कृतिकरण। ठीक है, तो संस्कृतिकरण, यहाँ संस्कृत से इसका संबंध नहीं, कल्चर से, संस्कृति से। महिला हो चाहे पुरुष, ये बात केवल पुरुष नहीं आपको कहेंगे, ये महिला भी कहेगी। अगर माँ होगी ना, वो भी ये बात कहेगी, क्योंकि पापा ऐसा सोचते हैं। ठीक है, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि पुरुष का तो ट्रेनिंग है ही पुरुषवादी सत्ता को बरकरार रखने में, महिलाओं को भी वैसे ही ट्रेंड किया जाता है। आपके घर की बड़ी महिला या दादी हो चाहे मम्मी हो, वो भी कहेंगी कि पापा सही तो कह रहे हैं, इतना पढ़ लिख गई हो, किस लिए पढ़ लिख गई हो, मतलब तुम तो अपने आप को बाबा समझने लगी हो। सवाल यहाँ ये है, ये बात आता क्यों है? ठीक है, ये बात जो आपने कहा कि ऐसा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ध्यान दीजिए, पढ़ लिख करके सबसे पहले आप जब अपने अधिकार को समझती हैं तो उस शोषण की पुरुषवादी सोच वाली व्यवस्था को चैलेंज आप करती हैं। जैसे ही आप चैलेंज किए तो आप पुरुषवादी सोच या व्यवस्था को आप चैलेंज कर रही हैं और अपना हक मांग रही हैं। कोई भी व्यवस्था हक मांगने वाले या सत्ता में परिवर्तन करने वाली बात को हमेशा निगेट करता है, उसको नकारात्मक बताता है, उसको दबाने का प्रयास करता है। तो जैसे ही कोई ये बात कहता है कि आपको इतना पढ़ा लिखा दिया गया कि आप तो किसी का नहीं सुनती हैं, क्योंकि आप अपने हक का बात कर रही हैं। आप कह रही हैं कि इस संरचना में, इस व्यवस्था में हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम अगर पढ़े लिखे हैं तो हमें फैसले लेने का अधिकार है। तब क्या कहा जाएगा कि हम आपके चाचा हैं, हम आपके मामा हैं, हम आपसे उम्र दराज हैं, हमारा अनुभव बहुत अधिक है। बस 1 मिनट में मैं बात अपना कंप्लीट कर रहा हूं, और आपका दूसरे तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से इस तरह से बातों को कह करके आपके बात को वहीं पे दबाने का प्रयास होता है। ये तौर तरीके मैं वहां लाना चाहता हूं जहां से ये ओरिजिनेट होता है। ये तौर तरीके पुरुषवादी सत्ता को बनाए रखने का होता है। जब ये कहा जाता है कि भले आप पढ़ लिख गई हो लेकिन हमारा अनुभव ज्यादा है, आप इस अंतर विरोध को समझिए। आप मान लीजिए डॉक्टरेट हैं और कोई एक 80 साल का बंदा आपसे कहे कि हम तो 80 साल के जिंदगी जी चुके हैं, हमसे ज्यादा आप क्या जानती हैं, इसका मतलब आपको खारिज कर रहा है, आपके इंटेलेक्ट को खारिज कर रहा है, आपकी बौद्धिकता को खारिज कर रहा है। ठीक है, और जो आपने पढ़ाई किया है, जो मॉडर्न आधुनिक शिक्षा आपने प्राप्त किया है और अपना हक मांग रही हैं, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। मैं व्यक्तिगत तौर पर यह मानता हूं कि यह रोकने का प्रयास उस पुरुषवादी सोच से आता है। जी, यही मैं आपसे जानना चाहती थी कि आप पुरुष हैं तो आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? हम ये इसी दृष्टि से देखते हैं, अगर हम पुरुष हैं, जनरली महिलाओं से यही सवाल किया जाता है कि अगर वो पढ़ लिख के आगे बढ़ गई तो वो फिर सारे अधिकारों को अपने जानने लगती हैं और मतलब वो सब सही गलत वो सब समझने लगती हैं। तो लोग इसमें बार बार यही कुठाराघात करते हैं कि इतना तुमको पढ़ा लिखा दिया है तो तुम किसी की बात नहीं मानती हो, तुम किसी को कुछ समझती नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि तुमने पढ़ा दिया तो तुमने मतलब कोई ऐसा एहसान कर दिया है क्या? भाई पढ़ा तो आप बेटों को भी रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ, और आप दुनिया के सबसे अलग माता पिता है कि सिर्फ आप ही अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो। अब तो लोग इतना ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि अब सब लोग अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि पढ़ा रहे तो जाहिर सी बात है कि जब पढ़ेगी तो उसके अंदर एक नई चेतना आएगी, वो सही गलत सब समझेगी कि समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो उसके अंदर विवेक भी तो आएगा। तो जाहिर सी बात है कि वो सवाल उठाएगी। तो इसमें क्या यही कह देना काफी होगा कि नहीं आपको ज्यादा पढ़ा लिखा दिया गया है इसलिए इसका ये नतीजा है? नहीं, ये देखिए, जैसे आपने जो पहला इसका पार्ट पूछा कि आप क्या इस पर सोचते हैं, तो ये निर्भर करेगा। जैसे हम हैं, हर पुरुष जो है पुरुषवादी जो सत्ता है,
जो हम लोग पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था कहते हैं, उसे वो सहमत नहीं होता। हालांकि वो सहमत हो चाहे असहमत हो, उसका वो फायदा जरूर ले रहा होता है। बिल्कुल। पहली बात तो ये बात अगर हम पुरुषवादी सोच के हैं, पुरुषवादी सत्ता के सोच के हैं, या पितृसत्तात्मक सत्ता के सोच के हैं, तो हम बिल्कुल वही बात कहेंगे जो आपने हमें कहा। हम यही कहेंगे कि आपको ज्यादा पढ़ा लिखा दिया गया, इसलिए आप मतलब किसी का बात नहीं सुनती हैं। ठीक है, आपको इतना पढ़ाना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, इतना पढ़ा के हम लोगों ने गलती की। ये पुरुषवादी सोच को साफ साफ रिफ्लेक्ट करता है। दूसरा सिनारियो ये है कि अगर हम पुरुषवादी सोच के नहीं है, पितृसत्तात्मक समाज में विश्वास न रख के संविधान में समता के अधिकार में विश्वास रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि नहीं, आप जो कह रही हैं या आप जो कर रही हैं, ये आप पढ़ी लिखी हुई हैं, आपको हर डिसीजन लेने का अधिकार है। अगर आप ले रही हैं तो कुछ सोच समझ के ही ले रही होंगी। अगर समानता में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा तो वो ये बात आपसे कहेगा। तो जस्ट एक मिनट, तो अगर मैं समानता की बात करता हूं, संविधान की बात करता हूं, और हम ये जानते हैं कि आप पढ़ी लिखी, आपको पढ़ाया लिखाया गया, जो कि आपका अपना अधिकार है पढ़ने का, वो किसी के दान के बदौलत नहीं मिला है, वो आपका अधिकार है पढ़ना। और अगर पढ़ करके आप खुद से डिसीजन ले रही हैं, तो अगर समानता में विश्वास करने वाला व्यक्ति होगा तो कहेगा कि एक्सीलेंट डिसीजन, आप जो कर रही हैं आप अपने विवेक से, अपने चेतना से कर रही हैं, और ये उस व्यक्ति की पहचान है जो पितृसत्तात्मक समाज की विचारधारा को खारिज कर रहा है और संविधान के विचारधारा को प्रश्रय दे रहा है और उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। ये अंतर होगा। तो ये इस पर निर्भर करता है कि हम पितृसत्तात्मक वाले विचारधारा का पालन करते हैं, जो कि शोषणकारी व्यवस्था है, शोषणकारी विचारधारा, वो शोषण के लिए बनाई गई व्यवस्था है। और जो संविधान और संविधानवाद की बात करेगा, वो कहेगा कि नहीं, अगर लड़की पढ़ी लिखी है, लड़का पढ़ा लिखा है, तो उसका हर डिसीजन, अगर वो एडल्ट है तो वो हर डिसीजन अपने हिसाब से ले, ये उसका अधिकार है। सही जवाब दिया आपने। देखते हैं अब अगला हमारा सवाल क्या हो सकता है। क्या मतलब महिला आंदोलनों में पितृसत्तात्मक समाज की आलोचना करते करते लोग पुरुष समाज को ही आलोचना करने लगते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के न्याय की लड़ाई में पुरुषों के योगदान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक बात तो आप समझ लीजिए कि ये काफ़ी लेखकों ने इस बात पर भी लिखा है, बहुत सारे एकेडमिशियन भी लिखे हैं कि जब समाज में न्याय की लड़ाई लड़ी जाती है, तो वो न्याय की लड़ाई कहीं ना कहीं एक अलग डायरेक्शन में चला जाता है। जैसे जो महिलावाद है या स्त्रीवाद है, फेमिनिज्म है, उस पर भी ये आरोप लगता है कि महिलाओं की जो लड़ाई है वो अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते इस एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया जहां वो एक जेंडर यानी पुरुष को ही अपना दुश्मन मानने लगा। पुरुषवादी सोच से वो हट गया, जबकि लड़ाई थी पुरुषवादी सोच के खिलाफ, कि जो पुरुषवादी सोच है या पितृसत्तात्मक विचारधारा है, उस विचारधारा, उस व्यवस्था से हमें लड़ना था। तो लड़ते लड़ते क्या हुआ, उनका डायरेक्शन गलत डायरेक्शन में गया, और उससे वो क्या समझने लगी कि ये जो पुरुष है ना, क्योंकि पुरुष से पुरुषवादी सत्ता बनी है, तो ये पुरुष ही हमारा दुश्मन है। ये इस आंदोलन का हमारे नजरिए से फेल्योर है, क्योंकि अगर इस सत्ता में, पुरुषवादी सत्ता में पुरुष बैठा है, तो सबसे पहले उस पुरुष को कन्विंस आपको करना होगा कि देखो, तुम शोषणकारी व्यवस्था में बैठे हो, तुम महिलाओं का शोषण कर रहे हो इस व्यवस्था के द्वारा। इसलिए सबसे पहले आप अपने को जागृत करो कि तुम किसी का शोषण करके अपने सत्ता को चला रहे हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उस व्यवस्था को अगर बदलना है जिसमें पुरुष अपना सत्ता चला रहा है, तो सबसे पहले पुरुषों को कन्विंस तो करना पड़ेगा ना कि तुम गलत कर रहे हो, हमारे साथ अन्याय कर रहे हो। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि कहीं ना कहीं अगर इस आंदोलन को, महिलाओं के न्याय के आंदोलन को, लड़ाई को, संवैधानिक अधिकार की लड़ाई को, समानता की लड़ाई को आगे बढ़ाना है, तो पुरुषों और महिलाओं को कंधे से कंधा मिला करके लड़ना होगा। अगर आप ये चाहें कि हम पुरुषों के खिलाफ केवल बिगुल फूंक दें,
और पुरुष शामिल ही नहीं हो। अब आप ऐसे सोचिए कि सत्ता में पुरुष बैठा है, उसके खिलाफ आप बिगुल फूंक रही हैं और कोई पुरुष आपके साथ नहीं आ रहा, वो सत्ता छोड़ेगा क्या? सत्ता नहीं छोड़ेगा। उसमें एक चीज और हो सकती है, उसमें महिलाओं को लोग शोषण भी तो करते हैं। हाँ। जब ये समझ जाते हैं कि इसकी मजबूरी है तो उसका शोषण भी करते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं पुरुष का होना उसके साथ जरूरी है। जरूरी है। वो शोषण तो एक है ही कि जैसे ही आप अपने अधिकार की बात करेंगे, सत्ता में बैठा व्यक्ति सुनेगा ही नहीं, सुनेगा ही नहीं। अगर थोड़ा सा वो करिएगा तो उल्टे आपके साथ अन्याय और करना शुरू कर देगा, शोषण करना शुरू कर देगा, आपको वंचित करना शुरू कर देगा। थोड़ा सा जो पॉसिबिलिटी रहेगा हक पाने का, वो भी वो देने से मना करने लगेगा। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर इसी एंगल को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस स्त्रीवाद या महिला आंदोलन के आने की वजह से कुछ पुरुषों को ये लगने लगा कि इनके अवेयरनेस की वजह से हमारी सत्ता जा रही है। उन्होंने अपना एक सांगठनिक वो बनाना शुरू कर दिया महिलाओं के खिलाफ। अब उसे क्या हुआ, जिनको इस आंदोलन से फायदा मिलना चाहिए उनको मिल ही नहीं पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये लड़ाई अगर आगे बढ़ाना है तो आपको पुरुषों के खिलाफ नहीं, पुरुषवादी सोच या पितृसत्तात्मक सोच से लड़ना है। आपको पुरुषों का साथ लेना होगा, उनको कंधे से कंधा मिला करके चलाना होगा कि भाई आप शोषणकारी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम बराबरी की लड़ाई चाहते हैं। हम पितृसत्ता भी नहीं चाहते और हम मातृसत्ता भी नहीं चाहते। महिला आंदोलनों की एक और सबसे बड़ी जो खामी निकाली जाती है वो ये निकाली जाती है और उनके मुंह से ये सुना जाता है कि पितृसत्ता है, इसको हटा करके मातृसत्ता लागू कर दीजिए। मतलब एक सत्ता को, एक शोषणकारी व्यवस्था को दूसरे शोषणकारी व्यवस्था से मतलब रिप्लेस कर दीजिए, स्थानांतरित कर दीजिए। तो क्या इसे न्यायिक आधारित व्यवस्था बन पाएगी क्या? जबकि जरूरत ये है कि पितृसत्ता या मातृसत्ता दोनों की जरूरत नहीं है, जरूरत है बराबरी का समाज बनाने का। सत्ता क्यों भाई, समानता का आप व्यवस्था बनाइए ना, जहां महिला पुरुष दोनों समान हो। एक का दूसरे के द्वारा शोषण या दूसरे का दूसरे के द्वारा शोषण क्यों? जरूरत है बराबरी का समाज बनाने का। बिल्कुल, मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक हैं, बिल्कुल सप्लीमेंट्री हैं, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और अगर दोनों लोग मिलके काम नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़ाई लड़ी जा सकती है, वो चाहे महिलाओं के पक्ष की लड़ाई हो और चाहे पुरुषों के पक्ष की लड़ाई हो। तो यही हम यहाँ पर एक बात ये भी कह सकते हैं कि जहाँ पर समरसता होगी, है ना, समरसता का मतलब भी तो समरसती जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। कुल मिला के आप यही कहना चाहते हैं ना कि जहाँ पर समरसता होगी वहां पर सब कुछ ठीक ठाक होगा ना, ठीक ठाक होगा। और जब हम अपना अपना लेकर के भागेंगे, पुरुष अलग महिला अलग, तो चीजें हमारे हिसाब से नहीं हो पाएंगी। शायद यही वजह है जो आप कह रही हैं, इसी वजह से हमारे पूर्वजों ने संविधान में समानता की बात कही, लैंगिक समानता की बात, क्योंकि ये दोनों जो लिंग हैं, जो जेंडर हैं, ये सामाजिक विकास के धुरी हैं। ये मतलब जो प्राकृतिक साइंस है, नेचुरल साइंस है, उसके हिसाब से भी देखिए तो अगर दोनों जेंडर अलग अलग हो जाते हैं तो आपकी संतति ही नहीं चल सकती है। पूरक है, ये सब पहलू है जीवन के, है ना। जैसे आदमी के जीवन में सुख दुख एक ये पहलू है, कभी सुख कभी दुख। इसी तरह ये स्त्री और पुरुष, समाज में जितने भी ये प्राणी है, हमारे प्राणी क्या दो ही जेंडर हैं, तो ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। हालांकि अब भारत में तीसरा जेंडर भी लगभग रिकॉग्नाइज्ड है, लेकिन वो मैरिज के फॉर्म में अभी भी प्रोक्रिएशन, मतलब आप अपनी संतति चला पाए, उसका रिकॉग्निशन अभी भी नहीं है। लेकिन उस डेवलपमेंट के बावजूद भी ये, मतलब अगर थर्ड जेंडर की भी हम बात कर लें, फिर भी उसके बावजूद भी ये महिला और पुरुष का साथ होना, जो बाइनरी वाला जेंडर है, वो निहायत, मतलब आप कह सकती हैं कि जरूरी है सामाजिक विकास के लिए, बाकी विकास के लिए। तो मतलब इसको ऐसे ना देखा जाए कि दोनों में क्लैश ही क्लैश केवल है। ठीक है, दोनों एक साथ कम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, और तब एक बेहतर समाज का निर्माण हम करने में सक्षम हो सकते हैं। जी, जैसे कि आपने थर्ड जेंडर की बात बोली अभी,
तो वो कहीं ना कहीं उनके सुरक्षा को देखते ही भी उनको ये अधिकार दिया गया हाँ है बिल्कुल, उनके है ना। सुरक्षा उनके अधिकार इसलिए के कि लिए है। भाई उनका भी जीवन कहीं ना कहीं संचित हो जाए, उनका भी हम्म। भरण पोषण होने लगे, लोग उनको बुरी दृष्टि से देखते हैं। देखते तो हैं। इसलिए मतलब कहीं ना कहीं संविधान, ये हमारे सरकार ने इस चीज को लागू किया है कि भाई इनका जीवन भी सुधर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। आजकल क्योंकि पहले तो लोग उनको बड़े हेय दृष्टि से हे देखते थे, दृष्टि से तो देखते थे। उनका जीवन संवारने के लिए इस तरह की चीजें लाई गई हैं, तो लाई ये बहुत अच्छी चीज है। अच्छी अच्छी चीज है, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही। हाँ, अगला सवाल अमित जी हमारा आपसे ये है कि कई बार आरोप यह भी लगता है कि कुछ महिलाएं, जैसे जो महिलाओं के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं कि अगर कोई पुरुष उनको प्रताड़ित करे, तो ज़्यादातर आजकल हमने भी देखा है कि लोग कहते हैं ऐसा, हम लोग तो पढ़े हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन लोग कहते हैं कि कुछ भी हो सारे फैसले महिलाओं के ही हक में होते हैं, है ना, कि महिलाएं जो चाहे वो करा सकती हैं, जो ना चाहे वो ना करा सकती हैं। और महिलाओं के मान लीजिए महिला आयोग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसमें जो महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं, तो उन अधिकारों का कुछ महिलाएं दुरुपयोग भी करती हैं और कुछ महिलाएं इसका सदुपयोग भी करती हैं। तो इसको आप मतलब किस रूप में देखेंगे ये कि बहुत क्या ये महिलाओं के जो अधिकार हैं तो इनके अधिकारों को कम कर दिया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग कहते हुए मिलते हैं कि नहीं सब कुछ तो महिलाओं के ही फेवर में होता है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और आपने वहाँ पे सवाल पूछा है जहाँ पे लोग बचते हैं सवाल के जवाबों से, ठीक जी। है, और खास करके पुरुष भी बचते हैं इस जवाब को देने से, और महिलाएं भी बचती हैं, हम ये भी कहेंगे। और ये बात इस बात से प्रूफ होता है कि जैसे इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, और वो कानून बना था कि जो महिलाएं हैं जो शादीशुदा जिंदगी में हैं या डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, उनके प्रति या उनके खिलाफ जो ससुराल में हिंसा होती थी उससे बचाव के लिए। अब उसका क्या नतीजा हुआ कि बहुत सारी जो वाइफ हैं या महिलाएं हैं वो उसमें गलत आरोप लगा करके पति के साथ साथ जो इन लॉज हैं उनको भी फंसाती जाती हैं दहेज के नाम पे, इस नाम पे, जबकि वो शामिल नहीं होते, ठीक है। और इसका कन्विक्शन रेट ये बताता है कि फॉल्स केसेज अथाह आते हैं। थोड़ी सी भी जानकारी अगर महिला को है तो तुरंत वो 100 नंबर डायल कर देगी, वो 100 नंबर डायल कर दी। Yes. मतलब यही नहीं, अगर थोड़ी भी आपस में बात विचार में बहस भी हो गया तो वो उसको वायलेंस बना करके उसके खिलाफ केस कर दे, घरेलू हिंसा का। और उसमें जो प्रोविजन होता है वो काफी स्ट्रिक्ट है। अगर महिला बोल दी तो वही उसका बात मान लिया जाएगा, वही उसी पे FIR हो जाएगा, उसी पे कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि निश्चित तौर पे कानूनों का बेजा इस्तेमाल होता है, चाहे आपराधिक कानून हो, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो, चाहे महिलाओं के हक में बनी है। तो एक तो ये बात है कि इसका बेजा इस्तेमाल होता है, और दूसरी बात ये है कि इसका इस्तेमाल करने वाले लोग की वजह से ये कानून बदनाम हो रहे हैं। कुछ मुट्ठी भर महिलाएं हैं जिनको सच में जरूरत है, नहीं, कुछ मुट्ठी भर महिलाएं हैं, मैं जस्ट उसका करेक्शन कर रहा हूं, जो इनका बेजा इस्तेमाल करते हैं, और उसकी वजह से जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके खिलाफ भी गलत आरोप लग जाता है कि ये महिला है इसका बेजा इस्तेमाल कर रही है। वो लोगों के कल्याण के लिए कानून बना है, कानून में कोई खामी नहीं है। कानून एक ऐसे वर्ग को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है जो कमजोर है, महिलाएं। लेकिन कुछ महिलाएं अगर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, शैक्षणिक रूप से जागरूक हो गई हैं तो उसका भरपूर इस्तेमाल अपने लिए करती हैं। अपने लिए मतलब केवल अपने लिए, जो कि उसका बेजा इस्तेमाल है। लेकिन जिसके लिए बना है, जिस जनसंख्या के लिए, जिस जेंडर के लिए बना है, उसका मेजोरिटी जो पॉपुलेशन है उसका फायदा ही नहीं उठा पाता है। और कानून कैसे बदनाम हो गया? सारी महिलाएं इसका बेजा इस्तेमाल नहीं करती, पहली चीज। दूसरी बात कि जिन महिलाओं को इसका फायदा मिलना चाहिए उनको फायदा नहीं मिल रहा है। कुछ मुट्ठी भर महिलाएं इसका इस्तेमाल कर रही हैं, और पूरी महिलाएं इसके लिए बदनाम हैं कि महिलाएं क्या करती हैं। महिलाएं तो भाई एक कॉमन वर्ड है ना,
सारी महिलाएं उसमें शामिल नहीं है। सारी महिलाएं तो जानती भी नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट भी है इस देश में। हम थाना भी जा सकते हैं, हम पति के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। तो हम तो यही कहते हैं, हम यही सलाह भी देते हैं कि कानून अपने आप में सही है, संविधान सम्मत है, अधिकार सम्मत है। हम उन महिलाओं को जरूर इतना सलाह देते हैं कि कम से कम आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो इसका बेजा इस्तेमाल करके उन गरीब महिलाओं, उन जिनके साथ जो सच में अशिक्षित महिलाएं जो हैं उनको आप बदनाम ना करें। कानून एकदम सही है लेकिन उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। और ये बात कैसे पता चलता है? कोर्ट के फैसलों से। कोर्ट के फैसलों में ये जो आरोप लगते हैं वो ट्रायल तक जाते जाते खत्म हो जाते हैं, क्योंकि कोई उसका एविडेंस नहीं है। उसका कोई एविडेंस नहीं है। मतलब ये आरोप क्या है? बेबुनियाद है। अगर हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा बहस हो गया, खाने के ऊपर कोई बात सास ने बोल दिया, ससुर ने बोल दिया, तो क्या हमारे साथ हिंसा हो रहा है? तो ये चीज ये बताता है कि मुट्ठी भर लोग हैं जिसकी वजह से ये सारे कानून बदनाम है। कानून गलत नहीं है, कानून असंख्य है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग या महिलाएं जो हैं इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं और खुलेआम कर रही हैं। ये बात कहने में ऑन द रिकॉर्ड हमें कोई भी हेजिटेशन नहीं है, और जिसकी वजह से पूरी महिला वर्ग बदनाम है, वो इन्हें नहीं करना चाहिए। इसी कड़ी में हमारा आपसे एक सवाल और है। जैसे आप कह रहे हैं कि ये महिलाएं हैं और इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, तो इससे बचने का क्या उपाय हो सकता है कि जो महिलाएं इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं और सच में कुछ महिलाएं प्रताड़ित हो रही हैं, उनके लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो ये बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, बेवजह का हम ये कहेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, आप कैसे देखते हैं? इसमें दो चीजें। एक तो ये कि जिन महिलाओं को इस कानूनों से या इस कानून से फायदा मिलना चाहिए, उनको सरकार को भी और सिविल सोसाइटी को भी, नागरिक को भी, हम और आप जैसे लोगों को भी जागरूक करना चाहिए कि देखिए ये कानून है। कानून का उद्देश्य है आपको हिंसा से, जो भी ससुराल पक्ष का लोग है, चाहे हस्बैंड है, इन लॉज हैं, उन अगर वो लोग हिंसा कर रहे हैं तो उस हिंसा से बचाने के लिए ये एक आपका हथियार हो सकता है। लेकिन हथियार कहने का मतलब ये नहीं कि हम उसका गलत इस्तेमाल करें। तो हम अवेयरनेस पहुंचाएं उन महिलाओं के पास जो इसके बारे में जागरूक नहीं हो, उनको बताएं कि इसका सही इस्तेमाल क्या है और गलत इस्तेमाल क्या है। दूसरी बात, दूसरा पक्ष जो इसका गलत इस्तेमाल कर रही है, और अगर वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं तो इस कानून में भी ये बदलाव होना चाहिए कि जो गलत इस्तेमाल कर रहा है अगर प्रूफ हो गया गलत इस्तेमाल, तो सजा या उस पर पेनाल्टी लगे, कम से कम आर्थिक दंड उस पर लगे कि भाई ये तुम बेजा इस्तेमाल क्यों की। क्योंकि उनका एक अलग एम्बिशन होता है। अगर मान लीजिए कि कोई महिला है, उसको अपने हस्बैंड के साथ अब नहीं रहना है, तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा करके उससे अलग होने का ग्राउंड बना लेती है, डिवोर्स का ग्राउंड बना लेती है। डिवोर्स भी, ये डोमेस्टिक वायलेंस एक ग्राउंड है डिवोर्स का। तो हमारे कहने का मतलब कि जो जेन्युइन लोग हैं, जिनको इस कानून का फायदा मिलना चाहिए, उसे सरकार पहुंचवाए। हम लोग हैं, इस देश के जागरूक नागरिक हैं, ये बताएं कि ये किन महिलाओं के लिए बनाया गया है, और अगर कोई महिला गलत तरीके से इसका इस्तेमाल कर रही है तो इस कानून में बदलाव करके उनके लिए भी कुछ पेनाल्टी की व्यवस्था होनी चाहिए कि आप इस कानून का गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके करने से पूरा महिला वर्ग बदनाम है। और इससे जो सामाजिक लड़ाई है, उनकी न्याय की लड़ाई है, महिला आंदोलन की लड़ाई है, वो कमजोर पड़ती है। मुट्ठी भर इस्तेमाल करेंगे अपवाद के स्वरूप, लेकिन पूरी महिला वर्ग की लड़ाई ही बदनाम हो जाती है। ये सारी महिलाएं पुरुषों के खिलाफ है, जो कि है नहीं है। लोग बोलते ही हैं कि सब महिला वैसी हैं, सब महिलाएं वैसी हैं करती हैं। और ये केवल क्यों बोला जाता है? कुछ मुट्ठी भर महिलाओं की वजह से। अपवाद तो सब जगह होता सब है, जगह होता है। कुछ है, सब नहीं है, सब नहीं। लेकिन उस अपवाद को डॉक्टर रिंकी आपको क्लियर करना होगा कि इन वजहों से, मान लीजिए 100 महिलाएं, 100 में 5 इसका बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, तो इसका मतलब 95 बदनाम नहीं हो जाने चाहिए ना। तो उन 5 को अलग करके उन पे पेनाल्टी फिक्स करिए कि आप इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। नहीं तो इससे क्या होगा, जो महिला आंदोलन है न्याय की, उसी पर सवाल उठ जाएगा। और ये हर पुरुष, आप कहिए कि उनके दिमाग में यह डर हो जाता है कि हम इनका साथ देंगे और कल पता चला डोमेस्टिक वायलेंस हमारे ऊपर ही लगा दी। इसी पे तो मैं आपसे अगला सवाल ये करना चाहती हूँ कि
मान लीजिए हमारे भारत में सब लोग शिक्षित नहीं है, कृषि प्रधान देश है, तो अभी भी मुझे लगता है 30-40% लोग बिल्कुल भी किसी भी चीज से वाकिफ नहीं है। गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको कुछ भी नहीं पता है कि क्या कानून है क्या कानून नहीं है। तो कई बार क्या होता है कि वो महिलाएं उस कानून को दुरुपयोग करके अपने पतियों का शोषण करती हैं और लगातार शोषण करती रहती हैं, और ये बात उसके पति को नहीं पता होता है कि मतलब ये कर रही हैं जो, तो ये गलत है कि सही है, और उसमें उनका शोषण करती रहती है। और इसके बाद क्या है कि वो हमारे डर के मतलब वो कुछ और कर ही नहीं पाते हैं। वो जहाँ कहेंगे कि तुमको यहाँ बैठना है तो यहाँ बैठना नहीं, कहेंगे तुमको जेल पहुंचा देंगे, तुम्हारे माता पिता को ये कर देंगे। तो इसको मतलब आप कैसे देखते हैं, जो लोग नहीं इस कानून को जानते हैं उन तक ये हमारा कानून कैसे पहुंचे? उसमें सबसे बड़ी चीज तो एक शिक्षा की तो है ही, और दूसरी बात ये है लीगल लिटरेसी का, जिसे हम विधिक साक्षरता कहते हैं, कि विधिक साक्षरता सभी लोगों तक पहुंचे, उस कानून के बारे में उन्हें जानकारी हो कि कानून क्या है, कानून का इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए। जैसे ये आपने एग्जाम्पल दिया महिलाओं का कि वो इसका डर दिखा करके, हमने अपनी आंखों से देखा है, ये डर दिखा करके पुरुष को कंट्रोल करना कि अगर ऐसे, देखिए एक बात इतना तय मानिए कि यहाँ देश में बहुत सारे कानून हैं जो महिलाओं के लिए बने हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके साथ न्याय के लिए, उनके अधिकार के लिए, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, इस बात से हम डिनाई नहीं कर सकते, और इससे वो पुरुषों का भी टॉर्चर करना शुरू कर दी। मतलब वही बात जो पहले हम कह रहे थे कि पितृसत्तात्मक समाज को अगर वो करना है तो हम मातृ सत्ता का वो लागू कर दें, मतलब कि पुरुषों से मुक्ति पानी है तो इस कानून का इस्तेमाल करिए और उनको गुलाम बना लीजिए, यही महिला इंपावरमेंट है। अगर ये महिला इंपावरमेंट है तो सही मायने में आप न तो संविधान को मानते हैं और न ही बराबरी पर आधारित समाज बनाना चाहते हैं। महिला इंपावरमेंट का ये मतलब नहीं है, जैसे प्रोफेसर अमर्त्य सेन अपने किताब में लिखते हैं, ठीक है, द थ्योरी ऑफ द आइडिया ऑफ जस्टिस में वो ये बात लिखते हैं, और डेवलपमेंट एज फ्रीडम में भी ये बात कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों का दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को आप कैपेबल बनाइए, वो खुद डिसीजन ले सकें, वो खुद तय कर सके कि हमें क्या खाना है क्या पीना है। दोनों को एक दूसरे का विरोधी बनाने की जरूरत नहीं है, और ये जो आप एग्जाम्पल दे रही हैं ये वही है कि अगर हम इंपावर हो रहे हैं तो इसका मतलब अगर हम महिला हैं तो हम पुरुष को दबा के नीचे रखें, दबा के मतलब हम अपने हिसाब से काम कराएं तो हम ये कहलाएंगे कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम इम्पावर्ड हैं। एक क्वेश्चन हमारा यही आपसे और है, आजकल बहुत हमसे ही लोग कहते हैं, जो हमारे मित्र लोग हैं, कि जिनकी पत्नियां बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी हैं और अच्छी नौकरी करती हैं, वो किसी को सेठती नहीं है। मतलब उनको किस चीज का गुरूर रहता कि हम नौकरी कर रहे हैं और पुरुषों के बराबर हमें अधिकार मिल गया है, तो हम हमारे ऊपर कोई नहीं है। इसको आप क्या कहेंगे? देखिए ये तो मतलब क्या सभी महिलाएं ऐसे होती हैं या कुछ महिलाएं हैं? नहीं, सभी महिलाएं एक ही छड़ी से, अगर मान लीजिए कि एक दो महिलाएं ऐसी हो गई, जैसे हमने इसमें भी कहा कि कानून अगर बना है तो कानून लोगों के कल्याण के लिए बना है। अगर 5 लोग उसका गलत इस्तेमाल कर दिए तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून गलत हो गया, वो लोग गलत हैं। तो उसी तरह से अगर महिलाएं मान लीजिए जॉब करने लगी, और कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं कि वो महिलाएं अगर वो हो गई, जॉब में आ गई, तो अपने पुरुषों को अब कुछ नहीं समझती हैं। ये उनका सोचना भी और करना भी सही नहीं है। अगर वो ये सोचती हैं कि हम परिवार में मान लीजिए कि हम जॉब में आ गए और हमारा पति नहीं काम करता है और हम बहुत बड़े हो गए, तो आप तो वही पुरुषवाद वाला रिप्लेसमेंट कर रही है ना, कि जैसे पुरुष कमाता था और हमको घर में बंद रखता था, तो अब हम क्या करेंगे, हम जॉब में हो गए तो हम पुरुष को घर में रखेंगे। तो ये समानता आधारित समाज बनाने का तरीका नहीं है। आपको ये समझना होगा कि अगर हम बाहर कमा रहे हैं और अगर पुरुष भी घर में रह रहा है तो उसके साथ हम वैसा ही व्यवहार करें जैसे हम रिवर्स वाले में सोचते थे कि भले पति हमारा बाहर काम कर रहा है लेकिन हम घर में रह रहे हैं तो हमें बराबरी से रखे, हमें वो सब दे जो हमारे डिग्निटी के लिए जरूरी है। नहीं, अब तो दोनों जैसे जॉब कर रहे हैं तो वो भी ऐसे सोचती हैं,
इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, तो ये देखिए, अगर कोई भी ऐसा करता है कि मान लीजिए पुरुष और महिला दोनों, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, और उसमें महिला ये सोच रहे हैं कि अब तो हम तुम्हारे बराबर में हैं, अब तुम्हारे बराबर में, हम तुम्हारा बात क्यों माने। यही होता है ना आजकल, जो करियर ओरिएंटेड कपल्स हैं तो वो सोचते हैं कि देखो बच्चा हो गया तो तुम भी वो करो और हम भी वो करें, ठीक है। ये बराबरी की अगर बात आए तो एक बात समझ में आती है, तो वो क्या इसमें होता है, महिला कहे कि हम भी तो तुम्हारे बराबर कमा रहे हैं तो हम क्यों करेंगे, तुम ही घर में करो। तो देखिए, जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ा तो आप ये समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे आप दोनों इम्पावर्ड हैं, आप दोनों जॉब में हैं, ठीक है। ये समझना होगा कि परिवार जो है ना, परिवार एक 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 आप कह सकते हैं कि वाहन है, व्हीकल है, और उसमें जो चक्के लगे होते हैं, चाहे वो 2 पहिया हो 4 पहिया हो, 4 पहिया भी होगी ना तो 3 पहिया पर वो नहीं चल सकती। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि संतुलन बना के संतुलन बना के, मतलब आपको ये कह रहे हैं कि जो काफी हाई, मतलब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ लोग कर रहे हैं इसलिए सारे पढ़े लिखे बदनाम हैं, ठीक है। आपको 80% केसेज ऐसे मिलेंगे जहां दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों बैलेंस बना के चलते हैं। 20% केसेज ऐसा मिलता है जहां पत्नी पत्नी दोनों जॉब कर रहे, पति पत्नी, और एक दूसरे में नहीं बनता। अब उसी को समाज मान लेता है कि यही सच्चाई है। 80% केसेज जहां पे हस्बैंड वाइफ जॉब कर रहे हैं, वो पता तक नहीं चलने देते कि कौन कमा रहा है कौन खा रहा है, उनके बच्चे बहुत आगे हैं, वो न्यूज नहीं बनता है, ध्यान दीजिएगा। 80% केसेज में ऐसा है। अगर वो समझदार हैं, दोनों जॉब कर रहे हैं, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, संतुलित रहते हैं, घर का काम कोई भी करे, वो ये नहीं जनाएंगे कि पत्नी कर रही है कि पति कर रहा है, क्योंकि दोनों बराबर हैं, एक इक्वलिटी का रिलेशन है। और जब एक दूसरे के प्रति रिगार्ड होगा, एक दूसरे के प्रति इक्वलिटी की भावना होगी, तो कभी परिवार नहीं टूटेगा। और वो जो बात आपसे लोग कहते हैं, वो शायद वो 20% वाले लोग हैं जो ये देखते हैं, उनको वो फिगर नहीं दिखता, वो रिस्पेक्ट, वो एस्पेक्ट नहीं दिखता। अच्छाइयां लोगों की नहीं नहीं दिखती दिखती, बुराइयां होती हैं तो बहुत जल्दी वो ज्यादा पॉपुलर होती है, वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और लोग उसी को धारणा बना करके अपने मतलब उसको सोचते हैं ऐसा। हमें लगता है कि ये सतही धारणा है, ये सतही धारणा है। और वैसे लोगों में एक खासियत आप एक भी देखिएगा, जो इस तरह के मैच्योर और पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो अगर दोनों एक दूसरे से डिसएग्री भी होंगे ना तो नौटंकी नहीं करते, वो आराम से अपना अलग हो जाएंगे, वो किसी को बताएंगे नहीं, जनाएंगे नहीं। लेकिन हमें या पर्सनल अगर आप ओपिनियन पूछिएगा तो हमको ये लगता है कि अगर आपको परिवार को या समाज को आगे बढ़ाना है, दोनों वर्किंग भी हैं, एक दूसरे का वो रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के प्रति लॉयल हो, उनके दोनों के बीच इंटीग्रिटी हो, बातों का डिस्कशन और डिबेट हो आपस में कि हमें कैसे करना है। अगर 2 लोग इस तरह से करते हैं तो हमें नहीं लगता कि ये जो नकारात्मक चीजें प्रचारित हो रही हैं उसे होने में उसे वो हो पाएगी, या उस तरह से होने की करने की जरूरत पड़ेगी, हमारा ये मानना है। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि महिला अच्छा भी करती है तब भी लोग उस पर उंगली उठाते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? उंगली उठाने वाले हमेशा रहेंगे, एक बात तो आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए उंगली उठाते हैं कि मतलब ये महिला है, घर से बाहर जा रही है और राजनीति कर रही है, 40 लोगों से मिलती है, बात करती है, उस पर तरह तरह के लोग आक्षेप लगाते हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? आप एक पुरुष हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? ये आक्षेप महज, फिर मैं वहीं लाऊंगा कि ये महज आक्षेप नहीं है, उनके अंदर का जो ये फ्रस्ट्रेशन है कि अगर मान लीजिए महिला इतने दिन से दबी है और वो अपना करियर राजनीति में बनाना चाहती है, तो वो एक स्थान होता है जहां पुरुषों का दबदबा है, और उस दबदबे पर जैसे उनको लगेगा कि एक महिला भी आ रही है तो उनको लगता है कि हमारे और उसके बीच कंपटीशन होना शुरू हुआ। यह तो हाँ, 1 मिनट में मैं इस बात को क्लियर करता हूँ। वो उस मानसिकता से आती है, उनको लगता है कि हमारे सत्ता को कोई चैलेंज करने लगा, वो कैसे आ सकती है। तो वो अगर डायरेक्ट आपसे नहीं कह रहे हैं कि तुम हमको कैसे चैलेंज कर रही हो, तो वो मोरालिटी के नाम पर बोलेंगे आपसे, आपको आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करेंगे, ये बड़ी कैरेक्टर की लूज है, ये देखो राजनीति करने चलिए, ये जगह तो केवल पुरुषों का था, समझ रही हैं। ये तरह तरह के जो लांछन लगाए जाते हैं वो इसलिए लगाया जाता है जो समाज की पहले से सत्ता बनी आ रही है, उस सत्ता को आप चुनौती दे रही हैं। लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जो महिलाएं राजनीति में जाती हैं, पॉलिटिक्स करती हैं, तो उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं होता है। ये सवाल कोई पुरुष पूछता है क्या अपने आप से?
कभी नहीं अब पूछता। मतलब यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि समझिए, ये मोरालिटी केवल महिलाओं के लिए क्यों बनी है? इसलिए कि आपको इसी रोकना है। बात से तो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ होती है कि आप महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, उनकी सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनकी समानता की बात करते हैं, उनके अधिकारों की बात करते हैं, और जब वो अपना अधिकार के लिए वो राजनीति में जाती है या सामाजिक कार्य करती हैं, जो भी करती हैं, तो आप उनके कैरेक्टर पे उंगली क्यों उठाते हैं? इसलिए कि महिला है, और महिला के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठाना इतना आसान है कि वो चलती फिरती गुड़िया है कि जिसका मन करे जो जब करे बोल दे। इसको आप कैसे देखते हैं? ये आपके समाज की ट्रेजेडी है डॉक्टर इनकी। ट्रेजेडी इसी सेंस में मैं बोल रहा हूँ कि जो पितृसत्तात्मक समाज है, वो ये चाहता है कि महिला जिस रूप में वो चाहे, जिस रूप में वो सोचे, उसी तरह वो अपने आप को डिफाइन करे। जैसे ही उस दायरे से आप बाहर निकलने का प्रयास करेंगी, आपको कैरेक्टरलेस भी बोलेगा, आपको चरित्रहीन बोलेगा, ठीक है, आपको अनैतिक बोलेगा, उसको जो कहना है वो बोलेगा, और ये सोचता है कि ये उसका अधिकार है, उसकी सत्ता है, वो कुछ भी बोल सकता है। लेकिन वही सवाल अगर पुरुषों से आप उठा देंगी एज ए महिला, तो आपको क्या बोला जाएगा? समाज विरोधी बोल दिया जाएगा कि समाज की व्यवस्था को आप नहीं मानती, आप संस्कारी नहीं हैं। तो कहने का मतलब मैं वहीं पर लाने की कोशिश कर रहा था कि जो बात कही जाती है महिला एम्पावरमेंट की, वो महिला एम्पावरमेंट की केवल बात होती है। इस बात को समझने की आपने उसी में जवाब बता दिया कि महिला एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात है केवल। उसके अंदर में भी ये बात चलती रहती है कि उस पुरुष के सत्ता को, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो धार्मिक सत्ता है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए। लोग उसको बड़ा हे दृष्टि से देखते हैं। अगर चार कहीं पे जेंट्स जा रहे हैं, आप उनके साथ हो, तो उन सबको ना देख करके वो आपको ही देखेंगे, जज करेंगे आपको कि अच्छा ये इनके साथ है तो पक्का मतलब वैसे ही होगा। हाँ, ये उनके हम मतलब ये लोग उससे ज्यादा ऊपर उठ करके सोच ही नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं सोच पा रहे? आप इतना पढ़ लिख गए हैं, आप इतना जागरूक हो गए हैं, महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं, आपके घर में भी महिलाएं हैं, फिर दूसरे के घर की महिला, वो चाहे आपके घर की हो चाहे जिसकी हो, है तो महिला ना, लेकिन आप क्यों उनके ऊपर आक्षेप लगाते हैं, तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं? हाँ, वो उसका एक ही जवाब है मेरे तरफ से, और वो हमारा ही जवाब नहीं है। ये कितने लेखिका हैं जो आप कहें कि स्त्रीवाद की लेखिका हैं, फेमिनिज्म की। इससे हम लोग भी पीड़ित हैं। हाँ, हाँ, हम लोग भी इससे पीड़ित हैं। हाँ, बिल्कुल पीड़ित हैं, बिल्कुल पीड़ित हैं। देखिए, जैसे आप एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का ले लीजिए। वो महिला थी और अभी तक सशक्त प्रधानमंत्रियों में उनका नाम टॉप पर होता है। लेकिन बहुत सारे एमपीज ऐसे थे पार्लियामेंट में, क्योंकि उनसे नफरत इसलिए करते थे कि वो महिला के अंडर में काम नहीं करेंगे। उनके पार्टी के लोग, आप समझिए, आयरन लेडी कहा जाता है उनको, लेकिन उनके पार्टी के ही लोग कहते थे कि अब महिला के हिसाब से नहीं चलेंगे, क्योंकि उनका जो पुरुषवादी जो सोच है वो बिल्कुल डगमगाने लगता वही है मैं ना। कह रहा हूं कि जब आप उनके जगहों पर, जैसे एक होता है पब्लिक स्पेस, ठीक है, पब्लिक स्पेस का मतलब ये हुआ कि उस पब्लिक स्पेस मतलब ऐसा स्पेस जहां पे किसी खास मतलब जेंडर के लोगों का कब्जा है। अब राजनीति में शुरू से पुरुषों का कब्जा रहा, और अगर एक महिला हिम्मत करके, पढ़ लिख करके, मजबूत बन के जैसे ही वो स्पेस में इंटर करेगी, उनके अंदर बौखलाहट आ जाएगी। उस विचारधारा को लगेगा कि हमें चैलेंज मिलने लगा, और तुरंत आप पर 50 तरह का लांछन लगाएगा ताकि आपको कमजोर किया जा सके, और आप पे चरित्रहीन का, कैरेक्टरलेस का 50 तरह का बातों कहेगा। लेकिन यही बात अगर कहा जाए कि 5 लड़कियों के बीच एक लड़का घूम रहा है, ठीक है, तो उसको कहा जा रही है वो तो हीरो है। समझ रही है इस अंतर को? लेकिन अगर 5 लड़कों के बीच एक लड़की जा रही है, तो उन लड़कों को नहीं बोला जाएगा कि ये कैरेक्टरलेस है, वो लड़की को बोला जाएगा। ये क्या बताता है? ये पुरुषवादी सोच, यही पुरुषवादी सोच। इस भेदभाव को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए? आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस हमारे मंच के माध्यम से समाज के लोगों को कि ये जो विसंगतियां बनी हुई हैं पुरुष और महिला के बीच में, तो ये कैसे दूर होंगी? इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दूर होने की का 2 तरीका है जो मैं फील करता हूँ। एक तो पहले ये कि जो पुरुष लोग हैं,
उन्हें भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर महिलाओं के साथ एक समानतापूर्ण समाज बनाने का लड़ना होगा। क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि अगर आप शोषण किसी का करते हैं, सत्ता बना करके रखते हैं, तो सत्ता बदलती जरूर है, और जिस दिन बदलेगी तो पुरुषों के लिए बड़ी मुश्किल होगा सरवाइव करना भी और फिर अपना सत्ता बनाए रखना। इसलिए सबसे पहले उनको ये जरूरत है कि अपनी मानसिकता बदलें, कंधे से कंधा मिलाकर के। अगर आपकी बेटी है, बहन है, बीबी है, तो उसको भी आप उसी रूप में आगे बढ़ाएं जिस रूप में अपने आप को आप सोचते हैं। एक बराबरी का रिश्ता कायम करिए, एक बराबरी का समाज बनाने में मदद कीजिए उनकी। दूसरी बात, दूसरे स्तर पर महिलाओं को सबसे अधिक जरूरी है शिक्षित होना। शिक्षित होने के साथ साथ अपने आप को कैपेबल बनाना। जैसे हम फिर अमर्त्य सेन का नाम लेंगे। अमर्त्य सेन कहते हैं, डेवलपमेंट एज ए फ्रीडम एक उनकी किताब है, कभी पढ़िएगा आप भी। उस किताब में कहते हैं कि महिलाओं को सक्षम बनाने की जरूरत है, कैपेबल बनाने की जरूरत है। कैपेबल का मतलब क्या हुआ? जैसे आपको अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा हेल्थ दिया जाए, अच्छा एडुकेशन दिया जाए, और छोड़ दिया जाए कि उनको क्या करना है। आप पढ़ाइए किसी को इसलिए नहीं कि उसका अच्छे लड़के से शादी करना है। आप उसको पढ़ा करके उसको छोड़ दीजिए कि तुमको जो करना है सो करो। उसको फ्री छोड़ दो कि तुम्हें क्या करना है। तो ये लड़ाई महिलाओं को खुद भी लड़नी होगी अपने स्तर पे कि हमें पढ़ना है, हमें हमारा हेल्थ चाहिए, हमें हमारा एडुकेशन चाहिए, हमें अपना रोजगार चाहिए। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और हम लेंगे। उसका पूरा प्रायोरिटी, उसकी जो प्रायोरिटी डिसाइड की जाती है फैमिली के द्वारा कि आप 10th पास कर लो, ग्रेजुएशन पास कर लो और अच्छा लड़का देके शादी कर लो। आप रिकॉर्ड उठा के देखिएगा, जो बच्चियां पढ़ रही हैं ग्रेजुएशन करके और जब उनका शादी हो जा रहा है तो शादी होने के बाद उनका कोई अपना कैपेबिलिटी नहीं रहता। घर में जाएंगी एक अच्छी बहू बन के रहेंगी, ठीक है, लेकिन उसे आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्हें अपना एजेंसी डेवलप, एजेंसी का मतलब क्या? एजेंसी का मतलब खुद का डिसीजन अपने से लेना। शिक्षित होने का मतलब क्या? खुद का डिसीजन अपने से लेना। हमें क्या करना है, हमें कौन सा रोजगार चाहिए, हमें किससे शादी करनी है, हम कैसा खाना खाएं, हमारा हेल्थ कैसा, हम बच्चा पैदा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, ये उनका डिसीजन होना चाहिए। और ये लड़ाई केवल पुरुषों के द्वारा नहीं हो सकता, ये लड़ाई उनको खुद भी लड़ना होगा। किस स्तर पर? फैमिली के स्तर पर। किस स्तर पर? सामाजिक संस्थान के स्तर पर। किस स्तर पर? सरकार के स्तर पर। आपने अभी कहा कि कुछ लड़कियां हैं या जो महिलाएं हैं लड़ाई करके बाहर आई हैं, है ना, और वो अपनी लड़ाई स्वयं लड़ रही हैं, तो उनकी भी तो टांग पकड़ के समाज के लोग खींचते हैं, तरह तरह के उनको उलाहना देते हैं। इतना पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी जहाँ वो अपना सब कुछ समझ रही हैं, सारे अधिकार समझ रही हैं, लोग, समाज के लोग उनकी टांग पकड़ के खींचते हैं। और जो कम पढ़ी लिखी बच्ची हैं, जैसा कि आपने कहा कि ग्रेजुएशन की हुई बच्ची हैं, उनकी शादी हो जाती है, वो तो इतना मेंटली रूप से भी प्रिपेयर्ड नहीं होती हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, और ना मतलब मेच्योर होती हैं, तो वो कैसे डिसीजन ले सकती हैं? दो सवाल आपने किया इसमें। टांग वो खींचता रहेगा समाज। अगर इस बात से कोई घबराए और इस बात को कंसिडर करने लगे कि हमारे पैर खींचने वाले लोग क्या कह रहे हैं, यहाँ पर जरूरत किसी बच्ची को, किसी लड़की को ये है तो जो कह रहा है वो चुपचाप इग्नोर करिए। एक लेवल पर इग्नोर करना जरूरी होता है। आप ये बात जानती हैं कि आप मतलब आप बैरियर तोड़ के आगे बढ़ी हैं। अगर उस बैरियर को तोड़ के आगे बढ़ी हैं तो क्या आप उम्मीद करती हैं कि उस बैरियर को तोड़ने से जिसको चोट पहुंची है वो आपको सपोर्ट करेगा? कभी नहीं। वो कभी नहीं सपोर्ट करेगा। इसलिए वैसे लोगों को या तो इग्नोर करिए और या गांठ बांध लीजिए कि वो अगर क्रिटिसाइज वो कर रहा है आपको तो आप सही रास्ते में जा रहे हैं। अगर वो आलोचना कर रहा है, आप पे ताना मार रहा है, मारने दीजिए।
आपका बस एक ही काम है कि आप अपने मुकाम तक पहुंचिए, आप अपने आप को एम्पावर करिए। आप देखिए कि हम सही डिसीजन अपने ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हमको जो करना है वो करें या ना, जो करना है वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वैसे लोगों को ज्यादा अगर आप केयर करेंगे तो उन्हीं का बात सुनते रहिएगा, उन्हीं को मतलब आप देख करके डिसीजन लेते रहिएगा। यहाँ जरूरत ये है कि उनके हिसाब से अपने आप को जज मत होने दीजिए, क्योंकि वो अटेंशन चाहते हैं, वो आपको डिस्टर्ब करना चाहते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप डिस्टर्ब होइएगा। जस्ट इग्नोर देम एंड मूव अहेड। अब आते हैं दूसरे कैटेगरी पर। दूसरे कैटेगरी के बच्चियों को केवल डिग्री दिया जाता है। आप इस बात को रेखांकित करिएगा, ग्रेजुएशन कहीं से डिग्री दिलवा दिया जाएगा, क्योंकि उसका शादी करना है अच्छे घर में, लड़का नौकरी वाला होना चाहिए, तो दिखाना है ना कि ग्रेजुएशन है और पीजी है और एमबीए है। लेकिन क्या उसकी अपनी एजेंसी डेवलप होती है क्या? एजेंसी का मतलब यहाँ क्या है? एजेंसी का मतलब ये हुआ कि हम अपना डिसीजन खुद लें। क्या उस रूप में उसको एडुकेशन दिया जाता है? नहीं, उनको केवल डिग्री दिया जाता है। और डिग्री इसलिए दिया जाता है कि बेटा तुमको हम पढ़ा रहे हैं, किस लिए? ताकि अच्छे घर में शादी कर दें। इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुम खुद का डिसीजन लो, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि तुम अपने चॉइस का लड़का खोजो, इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि अच्छा अपने हिसाब से तुम रोजगार खोजो, बिजनेस शुरू करो। क्या कोई ऐसा व्यक्ति आप देखिएगा उठा करके गांव घर में कि बच्ची को पढ़ा रहे हैं, तो पेरेंट्स का क्या मतलब होगा पढ़ाने का? पढ़ लिख लेगी, ग्रेजुएशन कर लेगी तो अच्छी जगह नौकरी वाला लड़का मिल जाएगा। उसके बाद उस नौकरी वाले लड़के की बीवी के अलावा उसका क्या आइडेंटिटी है? वो कुल मिलाकर के अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, इसलिए वो इस तरह का करते हैं। आप ये कहना चाहते हैं? हाँ, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि एक पिता होने का और परिवार के होने का एक अपना वो दायित्व तो निभा रहे हैं, उससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं चाहते, कुछ भी नहीं कर रहा है। तो ये ओवरऑल मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चियों को एजेंसी नहीं मिलता, कैपेबिलिटी नहीं मिलता, वो एम्पावर्ड नहीं होती हैं। वो बस उसी धारणा में आज भी उनको जीवित रखा जाता है कि आप बेटी पढ़ लिख लो, लड़का अच्छा मिल जाएगा। उसके बाद उनकी क्या अपनी हैसियत है, इसको इससे समाज को और उस फैमिली को कोई मतलब बस नहीं। उनकी जिंदगी वहीं जाने के बाद खत्म हो जाती है उसी चार दीवारी के चार दीवारी के अंदर। चलिए, बहुत अच्छा लगा और आज की चर्चा परिचर्चा बहुत अच्छी हो गई। विभिन्न विषयों को हम लोगों ने टच किया। आज कहाँ से हमने महिला एम्पावरमेंट से शुरू करते पुरुषों के अधिकारों को, उनका दुरुपयोग से लेकर के बहुत सारी हमारी आज बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा अमित जी आपसे मुझे चर्चा परिचर्चा करके। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रिंकी कि आपने बहुत सारे सवाल पूछे, और खास करके ऐसी चर्चाएं नहीं होती जिसमें पुरुषों से भी वो मांगा जाए कि भाई महिला की लड़ाई है तो उसमें पुरुषों का क्या योगदान है। ये जनरली मतलब इस पूरे डिबेट में जो महिला सशक्तिकरण या फेमिनिज्म का डिबेट है उसमें पुरुषों के ओपिनियन को कहीं मतलब देखा ही नहीं जाता कि वो क्या चाहते हैं, वो कैसे अपने आप को सोचते हैं कि हम इसमें क्या कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस विथ मी। और हमने किया कि जो हमारी समझ है, जो सोच है, वो उन चीज़ों के बारे में आपको हम बता पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सब सवाल उठाने के लिए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप जरूर हमें बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।